रिकॉर्डिंग के साथ। ओके, हम लोग हीट ट्रांसफर स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हीट ट्रांसफर क्या होता है? तो यह एक एनर्जी ट्रांसफर है। कैसे होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपका हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस ये और थर्मोडाइनमिक्स में डिफरेंस क्या है? थर्मोडाइनमिक्स में क्या डिफरेंस है? तो थर्मोडायनेमिक्स क्या था? हम लोग पढ़े थे कि कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट वन से लेके इक्विलिब्रियम टू, ठीक है, में जाने में कितना कितना जूल ऑफ हीट, कितना जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है वो बता रहा है। ठीक है, कितना जूल। तो इसका जो यूनिट है, कितना एनर्जी जूल जा रहा है, तो मतलब जूल इसका यूनिट होगा। मगर थर्मोडायनेमिक हीट ट्रांसफर में क्या होता है, सेम चीज आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, ठीक है, यहाँ तक लाने में आपको कितना जूल तो लगा, पर कितना टाइम भी लगा, टाइम भी कितना लगा। तो इसलिए इसका जो यूनिट होता है वाट हो जाता है। ठीक है। वाट का मतलब क्या है? जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे भी याद रखो, ये सारी चीजें 1 नंबर मार्क्स में पूछे जाएंगे आपको। ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो इसका यूनिट क्या होता है? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या होता है? एम सी डेल्टा टी होता है ना, हीट ट्रांसफर। ठीक है। एम सी डेल्टा टी ऐसा होता है ना। तो ये तो चलो, अभी क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, क्या होता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? ठीक है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर तो क्या है नेक्स्ट? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कितने तरह के होते हैं? तो हमारा 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है। पहला है कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन। तो कंडक्शन हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कैसे होता है। कैसे होता है कि मान लो कि ये सारे मॉलिक्यूल से आपको हीट ट्रांसफर करना है। हीट ट्रांसफर करना है तो आप कैसे करेंगे? तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से, बाई ईच मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहा है हीट। ठीक है, मॉलिक्यूल से हीट ट्रांसफर हो रहा है। और ये क्या है, सारे का सारे स्टैटिक है। ठीक है, सारे के सारे स्टैटिक है ये। तो ये याद रखना है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर क्या होता है? आपका हीट ट्रांसफर जो हो रहा है फाइनली वो कैसे हो रहा है? बाय ईच मॉलिक्यूल्स और एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर स्टैटिक। तो ये बोलते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है। ऑलरेडी कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सेकेंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है। तो कन्वेक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स है जो खुद खुद क्या करेगा, खुद क्या करेगा, वॉक करना शुरू करेगा, वॉक करना शुरू करेगा, वॉक करना शुरू करेगा, फाइनली वहां पर आपको पहुंच जाएगा। ठीक है। इस बार क्या है, मॉलिक्यूल्स इज नॉट स्टैटिक, मॉलिक्यूल्स इज नॉट स्टैटिक। ठीक है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, कैरी हीट कर रहा है और लेके जा रहा है, कैरी हीट कर रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। लास्ट क्या होता है? रेडिएशन। रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है कि क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है कि इट इट डोंट रिक्वायर, मतलब इसमें मटेरियल मूवमेंट ही नहीं चाहिए, जो मॉलिक्यूल चाहिए ही नहीं है, डायरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आपका डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर फाइनली ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एटलीस्ट वो मॉलिक्यूल्स लेके खुद जा रहा था। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज द थ्री डिफरेंस ऑफ, ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आपका है थर्मल कंडक्टिविटी। एग्जाम में आएगा अभी थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। थर्मल टी एच और कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? ठीक है। तो क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द हीट एनर्जी टू गेट कंडक्टेड थ्रू इट। कोई भी मटेरियल का एबिलिटी को बताता है वो। ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द heat energy heat energy heat energy to get conducted through it through it। ठीक है। तो के का यूनिट क्या होता है? के का यूनिट क्या होता है? तो के का यूनिट होता है वाट पर मीटर कैलोरी।
तो ये क्या बताता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, किसी भी मटेरियल का एबिलिटी को बताता है कि कितना वो हीट अपने से अलाउ करेगा। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे ना, सिल्वर 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 का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा आता है, 450। ठीक है, वाट पर मीटर कैल्विन, आपको यूनिट पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉपर, कॉपर कॉपर का क्या, 385। ठीक है, उसी तरीके से है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बर्तन में बहुत टाइम हम लोग खाना बनाते हैं, बट बनाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका 200 होता है। ठीक है, स्टील, ठीक है, स्टील के बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं ना, 17 to 35। तो ये है आपका कुछ ये है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे घट रहा है ना, यहाँ पर आपका क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाता है यहाँ पर। तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और भी चीजों का थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी पढ़े थे। नेक्स्ट था आपका एयर का। ठीक है, एयर का थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी पढ़े थे। तो एयर का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, 0.024 वाट पर मीटर कैलोरी। ठीक है, उसके बाद फिर वाटर का पढ़े थे। तो ये सब कुछ चीजें आपको थोड़ा आना चाहिए। तो वाटर का कितना होता है, 0.63 वाट पर मीटर कैलोरी। उसी तरीके से की ऑफ मरकरी भी पढ़े थे, Hg। ठीक है, तो मरकरी का ज्यादा होता है। ठीक है, 8 वाट पर मीटर कैलोरी। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे, द कंडक्शन ऑल्सो ऑकर्स इन गैसेस, गैसेस में भी होता है। ठीक है, कंडक्शन जो होता है सिर्फ ऐसा नहीं कि लिक्विड में होता है, कंडक्शन ऑल्सो ऑकर्स इन गैसेस बाई मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, कंडक्शन also occur in gases by molecular momentum transfer। ठीक है, बाई मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है। ठीक है, हाई वेलोसिटी हाई मोमेंटम मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इस लोअर वाले को स्ट्राइक करेगा, इसके कारण वो अपना थर्मल कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी क्या है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग सब कुछ समझ गए, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन के बारे में थोड़ा सी चीज, एक चीज और जान लो रेडिएशन के बारे में, कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये मैं कितनी बार बताया हूं, बट बार बार बोल करके भी कोई फायदा नहीं होता है। तो ये क्या होता है, थर्मल वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से कहाँ से कहाँ तक होता है, 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बीच में विजुअल लाइट आता है, विजुअल लाइट इसका कितना होता है, 0.3 से 0.7 माइक्रो। तो ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्निंग लॉज, यहीं से एक स्टोरी शुरू होता है। ठीक है, गवर्निंग लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहला गवर्निंग लॉज क्या है, फूरियर लॉ, जो कंडक्शन के लिए बताता है। तो कंडक्शन के लिए क्या है, फूरियर लॉ। ठीक है, तो क्या है ये, फूरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, हमारा आप लोग बता नहीं पाए। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे करते हैं। तो हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तो फाइनली जब इसको इन दोनों को मिलाएंगे आप, तो फाइनली फाइनली क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, माइनस dt बाई डी एक्स इंटू एरिया आ जाता है यहाँ पर। और ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो फाइनली एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट वी कॉल्ड के। वही वही थर्मल कंडक्टिविटी था, एरिया डी टी बाई डी एक्स। तो ये आपका आ गया फाइनली, ये हो गया। ठीक है, मगर याद रखना कि ये हो गया आपका ये फूरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पर क्या है, इफ केस, ये क्या है आपका, ये जो भाइवा में सर बार बार पूछ रहे थे, ये क्या है, स्लोप है। ये क्या बताता है, स्लोप, स्लोप बताता है। ठीक है, तो मान लो कोई स्लैब है, ऐसे स्लैब है। ठीक है, स्लैब है। तो सपोज थर्मल कंडक्टिविटी के जो है कांस्टेंट है, यहाँ पर अगर के कांस्टेंट है, तो स्लैब है, मान लीजिए एल्युमिनियम ले लो, कोई भी ले लो, तो क्या होगा ये,
ये जो होगा टेम्परेचर ऐसे वैरी करेगा, मतलब डिक्रीज होगा ना, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, थिकनेस है ना, ये कुछ एक्स थिकनेस है, एस थिकनेस, और ये तो कांस्टेंट है, मैं बोल दिया था। तो ये क्या बता, डी टी बाई डी एक्स क्या बता रहा है कि ये आपका आपका स्लोप है। ठीक है, स्लोप है। अगर सपोज सपोज ये जो के का वैल्यू था, के का वैल्यू उतना अच्छा नहीं था, सपोज इसका वैल्यू मतलब एल्युमिनियम होगा, सपोज 20 होगा, वाट पर मीटर कैल्विन, 1 मीटर कैल्विन। अगर सेम हम लोग यहीं पर सेम थिकनेस का ले ले, और यहाँ पर की का वैल्यू अगर हम कॉपर का लिया, सिल्वर का ले लें, जिसका कितना होता है सिल्वर का की का वैल्यू, जैसे अभी बताया आपको, कितना 450 होता है, 450। तो ये जो होगा स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये स्लोप यहाँ पर देखो कम है। तो यही स्लोप बताता है। इंटर आपको वाइवा में सर पूछे थे मगर तुम लोग बता नहीं पाए। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आएगा। ये कब होगा, जब के का वैल्यू कांस्टेंट होगा, याद रखना। ठीक है, तो ये सब चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट जो आपका गवर्निंग लॉ है वो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेकंड गवर्निंग लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये आपका किसके लिए होता है, कन्वेक्शन के लिए, फॉर कन्वेक्शन। वो फूरियर लॉ किसके लिए था, कंडक्शन के लिए था। तो ये क्या बताता है आपको, ये क्या बताता है, द लॉ स्टेट दैट हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन between a hot solid body and surrounding cold fluid is directly proportional to temperature difference between them, and also directly proportional to area of exposure। तो क्या होता है, क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर डिफरेंस, बोले ना, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, मान लीजिए टी डब्ल्यू सरफेस एरिया है और ये इन्वायरमेंट है, और इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, तो फाइनली कन्वेक्शन जो होगा, ये फाइनली जब इसको आप ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, लाएंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली आपका एच ए, ये क्या है, डेल्टा टी, ये क्या है, डेल्टा टी। तो यही है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसका यूनिट क्या होगा, वाट होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो बता देना। तो यहाँ पर एक टर्म है एच। ठीक है, इसको बोलते हैं, यही एच, इसी एच के बारे में बार बार हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट क्या होते हैं, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, एच का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर कैल्विन। ऐसे भी उल्टा करके चेक कर लो, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डेल्टा टी। अब यूनिट देखो क्या होता है, क्यू का यूनिट होता है वाट। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का कैल्विन क्या यूनिट क्या होता है, कैल्विन। देखिए आ गया ना, वाट पर मीटर कैल्विन, वाट पर मीटर कैल्विन, यही इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आपको ये भी निकल गया। अभी नेक्स्ट है, आपको थोड़ा सा बताए भी थे कि फ्री कन्वेक्शन के लिए कितना होता है, फ्री कन्वेक्शन के लिए कितना होता है। चलो, चलो, तो ये एच का कुछ वैल्यूज होता है। ठीक है, तो ये सब सब बता दिए थे। फ्री के लिए फ्री के लिए एच का वैल्यू कितना था, 3 to 25। ठीक है, फोर्स के लिए, ये सब गैसेस का वैल्यू, फोर्स के लिए एच का वैल्यू कितना है, 25 to 350। ठीक है, और ये सब गैसेस के लिए था, गैस के लिए था। और उसी तरीके से लिक्विड के लिए कितना होता है, लिक्विड के लिए। ठीक है, लिक्विड के लिए, फ्री के लिए कितना होता है, 250 to 600। और फोर्स के लिए, ठीक है, फोर्स के लिए कितना होता है, 500 to 3000। तो ये सब है लिक्विड के लिए, लिक्विड। ठीक है, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ये सब चीज पढ़ चुके हैं। अभी फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट अभी हम लोग चलेंगे फिर आपका एजम्पन्स में।
ठीक है, कंडक्शन हीट का पहला केस था ना, केस वन में, केस वन के लिए पढ़े थे। केस वन, दिमाग, केस वन में के लिए क्या था, हीट कंडक्शन थ्रू स्लैब। तो स्लैब के लिए था, पहला पहला केस हमारा स्लैब के लिए। मैं डायरेक्ट फार्मूला सिर्फ लिखूंगा, एजम्पशंस मगर आपको लिखना है, एजम्पशंस का। तो पहला एजम्पशन क्या है, स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, ठीक है। सेकंड क्या है, वन डायमेंशन, डायमेंशन वन डायमेंशन कंडक्शन इक्वेशन। और थर्ड क्या है, यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी की इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सब हम लोग का ये है। तो कैसे ही ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे से ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये T1 है और ये T2 है, ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T1, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये आपका हम लोग पढ़े हैं। तो आई डोंट नो, ये डेरिवेशंस भी मैं आपको करा दिया था क्लास में, अगर याद होगा तो। ठीक है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, शायद शायद डिराइव करने आ भी सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स, ये थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन करने आ जाता है। तो माइनस के ए डेल्टा टी, ये आ गया आपका। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो कहाँ से कहाँ तक करोगे, तो यहाँ पर एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, शुरू में एक्स का वैल्यू जीरो है, और यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है, एल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो से, एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो से एल तक होगा। और टेम्परेचर क्या होगा, T1 से T2 तक होगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है, क्यू तो बाहर आ जाएगा। फाइनली यहाँ पर एल हो जाएगा, एल, ठीक है, एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना, एल और जीरो हो जाएगा फाइनली। और ये क्या है, माइनस के ए, ये टी, टी हो जाएगा फाइनली आपका T2 T1, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो फाइनली के इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो। हाँ, ठीक है, क्यू क्यू इंटू ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल हो जाएगा। देखो इस समय ज्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा सॉल्व करना है। T2 - T1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस के ए, ये फाइनली जो आपका माइनस है, इस माइनस को मैं प्लस कर दे रहा हूँ, ताकि T1 - T2 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली, अब डिवाइड बाई जो एल था, ये नीचे एल आ जाएगा। तो फाइनली क्यू इक्वल टू क्या आ गया, क्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका फाइनली, देखो, डेल्टा टी, T1 - T2, ठीक है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एल बाई के ए। ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन आ गया। अभी क्या है कि अगर ये एक की जगह दो रहता, दो रहेगा, तब क्या करोगे, दो रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में दो रह जाता ना। ये x1 है, ये x2 है, ये K1 है, ये K2 है। तो आप क्या क्या करना, सीरीज है तो आपको सम करना पड़ता है, याद रखना। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ये सपोज ये T1 है, ये सपोज यहाँ पर T2 है। तो T1 - T2 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, T1 - T2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R1 + R2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है। तो फाइनली Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 - T2, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R1 की जगह क्या आ जाएगा, L1, ठीक है, L1 है ना, L1 या X1 लिख लो। चलो इसको ठीक है, X1 कर लो, ठीक, K1 एरिया, ठीक है। इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट है सब दोनों में, प्लस x2 डिवाइड बाई K2 एरिया। ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो ऐसे करके आप ये वाला कंप्लीट करोगे। तो होप आपको समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन में ही अगर ये पैरेलल रहेगा, तो आपको पता है कैसे करते हैं। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर सपोज ऐसा केस आ जाए कि, नेक्स्ट केस ऐसा आ जाए कि, ठीक है, स्लैब ऐसा ही है, ठीक है, ये K1 है, ये K2 है, ये x1 है, ये x2 है, और यहाँ पर कुछ कन्वेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, कन्वेक्शन भी ट्रांसफर हो रहा है। तब क्या करोगे, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो क्या करोगे, तो कैसे होगा, देखो, हीट ट्रांसफर, जो भी हीट ट्रांसफर यहाँ होगा वो सेम हीट ट्रांसफर यहाँ भी होगा। कुछ आप चाहे तो टी इंटरमीडिएट का भी निकाल सकते हैं, सपोज ये T0 है, ये क्या होगा, तीनों का क्योंकि स्टडी स्टेट है तो सारा क्यू कॉमन होगा। पर हमें क्या है, क्यू निकालना है। तो क्यू कर टू डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, T1 - T2 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा, T1 - T2 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कितना सारा रेजिस्टेंस है,
ठीक है। अभी देखो कन्वेक्शन जब हीट ट्रांसफर पढ़ा रहे थे, देखो एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा रहे थे ना यहाँ पर। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँ, थोड़ा सा दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ देखो, इसको इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका डेल्टा टी डिवाइड बाई 1/HA। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये जो टर्म है 1/HA होगा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है। तो 1/HA हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग अपना यहाँ पर लिखते हैं नया वाला रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले 1/H1 एरिया प्लस क्या हो जाएगा X1/K1 एरिया प्लस X2/K2 एरिया। अब प्लस लास्ट में यहाँ पर H2 भी तो है ना, तो H1/1/H2 इंटू एरिया। तो फाइनली एरिया सब में कॉमन है, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये एरिया बाहर निकाल लोगे तो फाइनली ये दोनों ऊपर में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका फाइनली रेजिस्टेंस ये निकल गया आपका। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व करो, जैसे भी करना है सॉल्व आपको। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो एक टर्म पढ़े थे, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पढ़े थे। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या था वो, तो क्यू इक्वल टू यू ए डेल्टा टी था। यू ए डेल्टा टी था। यही है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, यू ए डेल्टा टी। तो अभी इसको और इसको कंपेयर करो। ठीक है, इसको और इसको कंपेयर करो तो क्या होगा, फाइनली कंपेयर करोगे तो देखो, कंपेयर करो इसको और इसको। ठीक है, दोनों क्यू तो कॉमन है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो जब कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या कंपेयर करिए आप इसको क्यू और क्यू को, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा देखो। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा देखो, यू ए डेल्टा टी विल बी इक्वल टू ये पूरा चल जाएगा डेल्टा टी, इसको ऊपर वाले को डेल्टा टी लिख दे, T1 - T2 को डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर आ जाएगा 1/। ठीक है। एरिया को मैं कॉमन लेकर के ऊपर ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन बाहर आ जाएगा एरिया, और ये फाइनली ऊपर चला जाएगा। तो 1/H1 प्लस X1/K1। क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करना, एक्स टू X2/K2 प्लस 1/H2। ठीक है। तो अभी देखो एरिया और एरिया एरिया कट गया, डेल्टा टी और डेल्टा टी कट गया, तो फाइनली यू इक्वल टू क्या आ गया, ये टर्म आ गया। तो यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली, 1/, ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा 1/H1 प्लस X1/K1 प्लस X2/K2 प्लस 1/H2। ये आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीजें। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़े हैं, नेक्स्ट हम लोग एक जो पढ़े हैं आपका जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन में हो सकता है जनरलाइज जनरलाइज हीट हीट इक्वेशन, हीट कंडक्शन कंडक्शन इक्वेशन। ठीक है, जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना तुम लोग, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, कैसे कैसे ये हो रहा है, ऐसे ऐसे करके ये सब। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करना कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है। ये क्यू एक्स है, ये क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। सेम उसी तरीके से क्यू वाई, ऐसे इधर से क्या हो जाएगा क्यू वाई प्लस डेल्टा वाई। उसी तरीके से क्यू जेड, इधर से क्या आ जाएगा क्यू जेड प्लस डेल्टा जेड। ऐसे करके जब लिखोगे फाइनल इक्वेशन, आपको डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन लिखना है। आप डायरेक्ट, कौन है महान आदमी। ठीक है, तो आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, मैं फाइनल इक्वेशन आपका ये जो लिख रहा हूँ, चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो क्या आएगा आपका D² T बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस D² T बाई dy² प्लस D² T बाई dz² प्लस Q डॉट बाई K इक्वल टू रो Cp/K और dt/d टाइम, ये टाइम है। ठीक है। ठीक है, तो फाइनली जब इसको फिर से लिखोगे अच्छे से, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा फाइनली आपका D² T बाई
टी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है याद रखो, एक चीज यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ही कि, चलो पहले इसको, डी स्क्वायर टी बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बाई डी जेड स्क्वायर प्लस, ये क्या है, हीट जनरेशन है, हीट जनरेशन है, डिवाइड बाई के। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वन बाई अल्फा, अल्फा हो जाएगा, और डी टी बाई डी टी। ठीक है, तो ये अल्फा क्या है, अल्फा है आपका थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, वी आई डबल एफ डी आई डबल एफ। ठीक है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। oh shit। अच्छा, ये 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा तो फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस 7 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, तो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो के अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो, के डिवाइड बाई रो सी पी, ये आपका ऐसे आ गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। स्टडी स्टेट के टर्म में क्या हो जाएगा, जब स्टडी स्टेट होगा तो ये टर्म राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, ये आपको पता है पहले से ही। तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर आता है आपका दूसरा टर्म आता है आपका, आपका सेकेंड केस आता है, केस केस टू, दैट इज सिलेंडर, सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पर क्या है, सिलेंडर सिलेंड्रिकल कुछ इस तरीके का रहेगा, और इसके ऊपर में ये क्या, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है। तो कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये कुछ लेंथ होगा, यहाँ पर कुछ R1 होगा, ये R2 कुछ होगा। तो आपका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू पाई के एल T1 - T2 डिवाइड बाई एल एम R2/R1। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन है सिलेंडर के लिए। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ हम लोग ठीक है, ये आ जाएगा। सेम उसी तरीके से देखिए, अगर क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चंस में ऐसा है, एक हो गया, दो हो गया, ठीक है, ठीक है, दो हो गया, तो दो हो गया, या फिर सपोज और एक आ गया, तीसरा भी आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तब पे कैसे लिखोगे। ठीक है, तो फिर कैसे लिखोगे, तो ये क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, और यहाँ H1 भी है, और अंदर में भी फ्लो हो रहा है ना, ये अंदर में तो वाटर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर सॉरी, ये H1 अंदर में है और ये H2 बाहर में है। यहाँ पर तो फाइनली हॉट वाटर फ्लो हो रहा है ना, देखो अंदर में क्या हो रहा है, हॉट वाटर फ्लो हो रहा है, अंदर में हॉट वाटर फ्लो हो रहा है। तो अंदर में कुछ H1 होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो कैसे इसका कैसे रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर कितने सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे। पहला रेजिस्टेंस अंदर के लिए होगा, अंदर वाला के लिए, तो वहां यहाँ पर वन बाई एच वन इंटू एरिया हो जाएगा। सेकेंड रेजिस्टेंस इसके कारण, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन। अभी देखो एल एन, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे ना, एल एन हो जाएगा ना, R2/R1। तो देखिए एल एन क्या हो जाएगा, R2/R1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सारा टर्म नीचे आ जाएगा ना, डेल्टा टी, हम लोग क्या पढ़े हैं, डेल्टा टी एल एन R2/R1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई के एल। ये सारा का सारा रेजिस्टेंस है, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ यहाँ पर करना पड़ेगा, 2 पाई के वन। ठीक है, ये कुछ थर्मल कंडक्टिविटी K1 होगा यहाँ पर, K1 × L, ये ऐसा हो जाएगा। उसी तरीके से सेकंड रेजिस्टेंस है और एक, तो LN R3/R2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 पाई के 2L हो जाएगा। लास्ट में आपका जो बाहर वाला, जो आपका बाहर का जो H है, H2 है, उसके लिए एक अलग से रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो 1/H2, और एरिया आपका, लास्ट का जो एरिया होगा आपका, ठीक है, ये एरिया 1 है, और ये एरिया आपका थर्ड वाला है ना एरिया, तो ये थर्ड एरिया हो जाएगा, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी इंक्रीज। फाइनली क्या हो जाएगा, सबका सब सम हो जाएगा रेजिस्टेंस में, ये आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना निकलेगा, डेल्टा टी बाई R इक्विवेलेंट। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये आपका दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अभी एक नया टर्म जो आता है वो है आपका क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ाते जाएंगे, आर बढ़ाते जाएंगे, क्यू जो है पहले शुरू में बढ़ेगा। ठीक है,
ये क्वेश्चंस में आया था, किसी ने अच्छे से आंसर नहीं दिया। तो पहले क्यू क्या होगा, बढ़ेगा। पहले क्यू जो होगा हीट ट्रांसफर हो बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मगर एक मैक्सिमम तक जाता है, उसके बाद वो घटने लग जाता है। तो यही है आपका क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, क्रिटिकल सी से डिनोट कर सकते हैं आप। तो तो आर, जो आर सी है वो के बाई एच हो जाता है। ठीक है, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। ठीक है, सिलेंडर के लिए। अगर स्पेयर के लिए क्या हो जाता है, आर सी का वैल्यू 2 टाइम्स के बाई एच हो जाता है, फोर स्पेयर। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हमें हाँ हाँ, अच्छा ये हो गया है। अभी यहाँ पर एक चीज और सिर्फ बचा रह गया था आपका, स्पेयर के लिए। स्पेयर के लिए क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पेयर, स्पेयर के लिए क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो स्पेयर के लिए क्यू का जो वैल्यू होता है, जो ये तो लिख ही दिए हैं, स्पेयर के लिए क्रिटिकल रेडियस ऑफ, तो क्यू का वैल्यू क्या होता है, तो क्यू का वैल्यू होता है 4 पाई के T1 - T2। ठीक है, R1 R2 डिवाइड बाई R2 - R1, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया, क्रिटिकल रेडियस के 2 बाई के, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आप थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम ना, जितना हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। तो देखो, व्हाट इज हीट ट्रांसफर, अच्छे से देखते जाओ। चलो, व्हाट इज हीट ट्रांसफर, तो व्हाट इज हीट ट्रांसफर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ये सब होता है। ठीक है, वहाँ उसका यूनिट लिखना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्या होता है हीट ट्रांसफर, इवन एग्जांपल दिखाइए आप। नेक्स्ट, व्हाट इज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो एच के बारे में अभी जस्ट मैं बताया हूँ अच्छे से, एच क्या होता है। एच फ्री के लिए कितना होता है, फोर्स के लिए कितना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या है, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट्स यूनिट। अभी जस्ट बताया थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ हीट ट्रांसफर टू गेट कंडक्टेड थ्रू इट, और उसका यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखो, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी जस्ट बताया ना, कितना सारा एग्जांपल है देखो, सबके लिए बताया अभी। अभी देखो, सबके लिए बताया अभी रेजिस्टेंस क्या होता है, सबके लिए अलग अलग बताइए आप। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, यहाँ पर क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या है। हम्म, तो ये क्या, कन्वेक्शन के लिए 1/HA हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। और कंडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, कंडक्शन L/H, ये है आपका थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका यूनिट भी बताओ, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ। इसका यूनिट अगर ये इधर जाएगा तो क्या होगा, टर्म कैल्विन पर वाट, ऐसे कुछ हो जाएगा ना। देखिए, अगर ये इधर जाएगा तो ये टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, कैल्विन। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, कैल्विन। डिवाइड बाय क्यू, क्या यूनिट क्या होता है, वाट होता है, कैल्विन पर वाट होता है। ठीक है, ऐसे करके अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा आप लोग। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, डिफाइन थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी एंड इट्स यूनिट। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अल्फा, अल्फा को बोलते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, के बाय रो सीपी। और थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या बताता है, रैपिडिटी ऑफ द मटेरियल टू गेट, टू अलाउ हीट ट्रांसफर टू गेट कंडक्टेड थ्रू इट, मतलब कि कितना रैपिडिटी, कितना रैपिड होता है थर्मल ये आने के लिए, कितना फास्ट वो थर्मल कंडक्टिविटी करता है। तो इसके बारे में देखो, मैं बताया भी हूँ अल्फा के बारे में। तो इसमें याद रखो कि अल्फा का एक चीज, अल्फा याद रखो कि अल्फा ऑफ गैस जो होता है ग्रेटर होता है अल्फा ऑफ लिक्विड से। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब कि गैस जो होता है फास्ट हीट ट्रांसफर कर सकता है कंपेयर टू लिक्विड, मतलब रैपिडिटी ज्यादा है गैस का, बस इतना याद रखो। ठीक है, रैपिडिटी मतलब फास्ट करेगा वो। ठीक है, की का वैल्यू वर्क लिक्विड का ज्यादा होता है, बट अल्फा क्या बताता है, रैपिडिटी कितना फास्ट वो करता है। अल्फा टेल्स अबाउट द रेट एट विच हीट एनर्जी कैन डिफ्यूज। अल्फा क्या बताता है अबाउट, क्या बताता है अबाउट द रेट, रेट को बताता है, रेट एट विच हीट एनर्जी कैन डिफ्यूज। ठीक है, क्या होता है, अल्फा टेल्स अबाउट द रेट, रेट रेट एट विच द हीट हीट एनर्जी कैन डिफ्यूज, मतलब कितना फास्ट वो करता है। ठीक है, अभी देखो ये 1 मिनट के बाद वीडियो बंद हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है कि 7 मिनट, 7 मिनट तक का वेट करना है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं।
7 मिनट्स के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा रेस्ट ले लो तुम लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन एट यूनिट। कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया ना। फूरियर लॉ क्या होता है, अल्फा हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एट यूनिट्स। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एच डेल्टा टी होता है। एक्सप्लेन स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो अभी हम लोग एक्सप्लेन कर देखो। 9 नंबर, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड इट्स यूनिट। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम लोग जस्ट अभी एक्सप्लेन किए हैं क्या होता है। देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं क्या होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर, क्या होता है। तो इसको अच्छे से लिखना। ठीक है। हाँ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट का जो यूनिट होगा वही होगा ना, एच